राजेंद्रन साहब, पहले मैं बतौर पत्रकार एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लूं। जो अभी मैं वीडियो दिखा रहा था अमित शाह साहब की, जिस तरीके से वो ये कह रहे थे कि नगरनार का जो स्टील प्लांट है उस पर केवल और केवल उनके आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। यानी अगर हम इतिहास पर, तो इतिहास क्या, अभी हम पीछे पिछले एक दशक से जब हम नजर डालें इंस्टीट्यूशंस की स्थिति में, तो जिस तरीके से तमाम इंस्टीट्यूशंस को निजीकरण किया गया, बेचा गया, किस तरीके से तमाम एयरपोर्ट और पोर्ट को एक एक इकलौते व्यापारी जो देश के हैं हमारे सबसे बड़े, उनको हैंडओवर करने का एक तरीके से काम किया, और उसमें ज्यादातर वो एयरपोर्ट रहे, ज्यादातर नहीं बल्कि सीधे सीधे कहा जाए तो सारे एयरपोर्ट या पोर्ट वो रहे जो सरकार के लिए मजबूत रेवेन्यू पैदा करते थे, जो प्रॉफिट में चलते थे। कोई भी ऐसा एयरपोर्ट या पोर्ट उनको हैंडओवर नहीं किया गया है जो घाटे में चलता रहा हो, जो माइनस में चलता रहा हो। लेकिन अब ये एक स्टील प्लांट को लेकर के इतनी बड़ी घोषणा, वो भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर के गृह मंत्री साहब को करनी पड़ गई है। क्या आदिवासियों का अधिकार वहां की स्टील प्लांट पर हो सकता है, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशंस पर देशवासियों का अधिकार नहीं है? राजेंद्रन साहब। राम प्रकाश जी नमस्कार। देखिए, मैं कुछ बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले बिंदु हम लेते हैं निजीकरण का। देखिए, 1990 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब निजीकरण का एक जो मसौदा तैयार हुआ था वो भारत के लिए जरूरी था, क्योंकि जो आर्थिक नीतियां थी उसके उसकी बदलाव की जरूरत थी, और ये उस समय की जरूरत भी थी, और एक आगे की सोच भी थी कि भारत जो है विश्व में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होगा उसमें क्या भूमिका निभाएगा, इसको निर्मित करने के लिए ये जो रिफॉर्म्स हुए थे। तो अब आ जाते हैं, जो निजीकरण था वो सिर्फ ये निजीकरण इसलिए नहीं था कि निजीकरण करना है, ये मापदंड बनाया गया था। एनके सिंह जो उस वक्त एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने एक चीज साफ किया था कि जो लॉस मेकिंग जो 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 घाटे में जा रही हैं कंपनियां, उनको हम रिकंस्ट्रक्ट या रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं उनको हम जो है निजीकरण के लिए देंगे, और उससे जो पैसा आएगा जो दूसरे पीएसयूज हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक मसौदा तैयार हुआ था। अब चलते चलते क्या हुआ कि आर्थिक नीतियां और आर्थिक जरूरतें सरकार की इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने कहा कि चलो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट जो होगा उससे जो है हमारा बजट को मैनेज करेंगे। ये 1990 के दशक से चलते आ रहा है, कोई नई बात नहीं है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उस पर कोई रोक लगी है, और हर सरकार ने इसे लागू किया है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, और उसके बाद फिर जब यूपीए की सरकार आई और उसके बाद अब मोदी जी की सरकार रही है 2014 से, उन्होंने भी किया है। तो ये कहना कि निजीकरण नहीं होगा, ये एक जुमला ही है। राम प्रकाश जी, इस बात को मान लीजिए आप, क्योंकि जो आर्थिक विषमताएं हैं वो आपको मजबूर करेंगी। इस वक्त नेटफ्लिक्स पे एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, दर्शकों से मेरा मतलब एक सजेशन है कि उसे देखें, काला पानी कर। जिस तरीके से आदिवासियों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो वादों से नहीं की जा रही है, वो जब जरूरत होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज निजीकरण के बारे में आ जाती है। मैं दो बिंदु और आपके सामने प्रस्तुत करके अपना ये पहला वक्तव्य विराम करूंगा। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात आती है,
डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सूरज को दिया दिखाने लायक हो, मतलब दिखाने जैसा होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ मेरी समझ है छत्तीसगढ़ के बारे में उसकी बात बताता हूं। देखिए राम प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ का जो एक भूभाग है वो नेचुरल जो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, और प्राकृतिक संपदा सिर्फ आपके पेड़ पौधे या जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उससे नहीं है, बल्कि मिनरल रिसोर्सेस भी हैं। लेकिन अगर इतने सालों से उसका संरक्षण हुआ है और आदिवासियों ने उसका संरक्षण किया है, तो उसका कोई कारण रहा है। आप एक पीएसयू है एनएमडीसी, जिसके बारे में लोग भूल गए हैं, आप जाके देखिए, ये एक है जगह है बायलेडिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, बेचेली, रायपुर से करीबन 200 किलोमीटर। डॉक्टर साहब मुझे ठीक करेंगे अगर मैं डिस्टेंस जितना है उतना बता रहा हूं। राम प्रकाश जी, वहां पे आदिवासियों की जो दुर्गति हुई है और ये निजी कंपनी नहीं है, ये भारत का पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और उस एरिया को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। डेवलपमेंट के नाम पे आदिवासियों को वहां पे ना तो उनका जो मूल संरक्षण होना था ना तो वो हुआ है, और ना ही एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के आने से जो फायदे होने चाहिए ना वो मिला है। वहां के लोगों को ना तो पढ़ाया गया, ना तो वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई। जो खानापूर्ति करनी होती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो की गई है। वहां दंतेश्वरी का मंदिर है, वहां पे आज के दिन पे अगर आपको वहां पहुंचना है, इतनी मुश्किलें हैं। ये सरकार ने कहा था कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको बढ़ावा देंगे। डॉक्टर साहब इस पे और रोशनी डालेंगे कि मां दंतेश्वरी के मंदिर का मतलब पहुंचने के लिए अगर कोई भक्त यहां से निकलता है तो कितनी मुश्किल से वहां पहुंच पाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं, मैंने कुछ चीजें जोड़ दी हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ ये जुड़ी हुई हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो राम प्रकाश जी, मैं यहीं अपनी बात विराम करता हूं। राजेंद्रन साहब, एक चीज, चूंकि किसानों की बात हो रही है, जो लागत वाली बात राजाराम साहब उठा रहे थे कि अब समस्या क्या है सर, हम लोग के देश में जो लोग इस लागत को तय करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है गेहूं धान का अंतर क्या होता है, गेहूं किस सीजन में उगता है, धान किस सीजन में उगता है। उन्हें ये नहीं पता है कि गेहूं कैसे उगाया जाता है और धान कैसे उगाया जाता है, इन फसलों को कैसे उगाया जाता है उनको ये नहीं पता, जो लोग लागत निकालते हैं। जो लोग 27 रुपए आमदनी वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आकर के रख देते हैं, उनका गरीबी से कोई संबंध नहीं होता है। उनको नहीं पता होता है कि 27 रुपए में आज की तारीख में बाजार में क्या मिलता है, क्योंकि वो उनके यहाँ 5 नौकर होंगे जो सब्जी लेने जाते होंगे, उनको नहीं पता है कि 27 रुपए में क्या चीज मिलती है क्या नहीं मिलती है। उन्हें ये पता है कि 27 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति जो है वो जीवन अच्छे से जी सकता है, पेट भर खाना खा सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, अच्छे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है, प्राइवेट महंगे स्कूलों में उसके बच्चे को पढ़ा सकता है। तो वो उस तरीके की नीतियां निर्धारित करते हैं और 27 रुपए की आमदनी वाले लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के ले आते हैं। आंकड़े दिखाए जाते हैं कि अब तो हम इतने लाख, इतने करोड़, इतने 100 करोड़ लोगों को हम बाहर निकाल रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ने परसों चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा है कि 1.3 करोड़ लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके लाए, गरीबी से उनको ऊपर उठा दिया गया है। इस तरीके की जो नीतियां बनती हैं, जो नियम कानून तय होते हैं, जो मूल्य तय होते हैं, जो लोग स्वयं इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो उसका मूल्य अगर तय करने लग जाते हैं तो सवाल वो उठते हैं जो राजाराम साहब उठा रहे हैं। ये जो विसंगतियां हैं इनको आखिर सरकार क्यों दूर नहीं करना चाहती, क्यों दूर करती नहीं है, करना नहीं चाहती है? राजेंद्र साहब। राम प्रकाश जी, डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसी पे मैं शुरुआत करूंगा, वहीं से मैं पकड़ूंगा। देखिए जमीनी स्तर पे, और आपका सवाल भी यही है कि जमीनी स्तर पे जो सच्चाई है उसको आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप जमीन पे जाके वहां देखेंगे नहीं। आजकल आज के दिन पे ये दुर्गति है देश की, और कहिएगा
ना तो पत्रकार जमीन पे जाता है सत्य को खोजने के लिए, ना ही जो जिन लोगों को ये मूल्य तय करना है वो लोग जाते हैं जमीन पे। वो आंकड़े आते हैं कृषि मंत्रालय में, उस आंकड़ों के हिसाब से बना दिया जाता है। अब आंकड़े कौन देता है, कैसे देता है, उसका कितना उसमें इंटरेस्ट रहता है, ये सब जो है नजर नहीं आता है। देखिए सीएसीपी जब किसी चीज का मूल्य तय करती है तो वो एक वैज्ञानिक रूप से तय करती है। कृषि के जितने भी खाद्यान्न, वो जो कॉस्ट प्लस जो डॉक्टर साहब ने बताया, उस चीज को लेके चलती है। देखिए आज के दिन पे मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसान जो है ना, वो अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको, उसके लिए लड़ रहा है। जो 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 लड़ाई हुई थी इतने मतलब 1 साल से जब हुई थी, 1 साल से ज्यादा, तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा था। और ये बात जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं समझ पाए, और उसी का कारण था कि जो हमारी जो कृषि आय जो दुगनी होनी थी वो नहीं हो पाई। तो रामप्रकाश जी, जो नियम बनते हैं या कानून बनते हैं उसमें और जो जमीनी स्तर पे जो सच्चाई है उसका कभी मेल नहीं हो पाया है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी का जिक्र किया था डॉक्टर राजाराम जी ने। देखिए उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, और भारतवर्ष के पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर बंगाल तक जो उन्होंने कृषि के बारे में जो अध्ययन किया है, उसी के कारण आज कृषि का जो हम देख रहे हैं कि बचा हुआ है वो उनकी देन है। देखिए निजीकरण पे हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, तो मेरा एक कई वर्षों से ये सवाल सरकारों से रहा है, हर सरकार से रहा है, खासकर आज की सरकार। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आप इतना सब कुछ सोचते हैं और इतना सब कुछ करना चाहते हैं, आपने निजी कंपनियों को तो प्रोत्साहन दिया है, लेकिन जो सरकारी उपक्रम है, चाहे वो एपिडा हो या नेफेड हो या इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च में जो मार्केटिंग यूनिट है, उसको क्यों नहीं आपने सुदृढ़ बनाया? क्यों नहीं उनको वहां पे एमबीए के छात्रों को लाके एक मार्केटिंग यूनिट बनाई? क्यों नहीं कोशिश की गई कि ये उपक्रम जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम कृषि के जो चाहे वो बीज हो, चाहे वो आपके मिलेट्स हो, जिस चीज के बारे में कहा जाता है कि भारत सबसे समृद्ध है इस मिलेट्स में, उसका भी नहीं हुआ। तो देखिए रामप्रकाश जी, बात यहीं पे आके अटक जाती है कि आप वातानुकूलित सरकारी दफ्तरों में बैठकर बस्तर के आदिवासी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। और जब आप निर्णय लेते हैं या कोई योजना बनाते हैं, वो लागू नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके कितने ही बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हों, वो भी नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि जो विरोधाभास है आपकी सोच में और सच्चाई में, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो रामप्रकाश जी, ये एक विषमता है पूरे खासकर कृषि क्षेत्र में। मैं भी डॉक्टर साहब से काफी सीखा हूं अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए, खासकर कृषि क्षेत्र में। और मैंने पूरे देश का भ्रमण किया, मेरे को सौभाग्य मिला है पूरे देश में कृषि को देखने का। तो मैं ये बता सकता हूं, जिन जिन राज्यों ने कृषि को महत्वता दी है वो राज्य समृद्ध हुए। आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, मैं आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे श्रोता हैं वो जाके खुद पढ़ें और देखें, और ये आंकड़े आपको नीति आयोग में मिल जाएंगे, कृषि मंत्रालय में मिल जाएंगे। जिन राज्यों ने
कृषि को महत्व देके उसकी चाहे जमीनी स्तर पर को किसान हो, और किसान को जो कहते हैं कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का जो बात की गई थी जब हमारा 1990 में रिफॉर्म्स हुए थे, जिन राज्यों ने ये सक्सेसफुली किया है उनका फायदा हुआ है। बघेल साहब की बात की थी डॉक्टर साहब ने, मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, यह बात किसान समझ रहा है छत्तीसगढ़ का।